नमस्कार नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश। आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। 24वां लेक्चर ये केवीएस पीआरटी को लेके है, जिसमें खास तौर पे हम लोग साइंस को देख रहे हैं। साइंस के इम्पॉर्टेंट पोर्शन जो जिसका हवा बनाया जाता है बेसिकली, कि ये साइंस के इसी पोर्शन से बच्चों को डर लगता है। इस पोर्शन को हम इतना इतना रगड़ के इसके क्वेश्चंस कर लेंगे ना कि आपको क्वेश्चन सीधे दिखेंगे पेपरों में। खैर, मुझे नहीं पता कि बच्चे क्यों डरते हैं इस टॉपिक से। इसका एक बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि इस विषय से थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं और परीक्षाओं में। टॉपिक है मोशन या मैकेनिक्स, जिसको आप बोलते हो। इसके न्यूमेरिकल्स या इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, जिसमें कि प्रिंसिपल्स के ऊपर जो क्वेश्चंस बने होते हैं वो। केवीएस का अगर सो कॉल्ड सबसे टफेस्ट पोर्शन साइंस का, ये बच्चों को यही लगता है, लेकिन मैं बता दूं आपको कि सबसे ईजीएस्ट पोर्शन जनरल साइंस के बाद आपको यही दिखेगा। खैर, जितने मैं लेक्चर कराता जा रहा हूँ प्लीज़ करते जाइएगा। अब तक 23 लेक्चर आ चुके हैं, जिसमें कि ईवीएस, साइंस, जीएस के हैं। और साइंस का नया लेक्चर है। 23 लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, नहीं देखे हैं तो ज़रूर कोशिश करिएगा देखने की। केवीएस पीआरटी की क्वेश्चन ये सीरीज़ एग्जाम तक चलती रहेगी। अब देखिएगा कि परीक्षा में जो क्वेश्चन आए हैं और ये लेक्चर क्या रिजेम्बलेंस देखने को मिलती है। खैर, पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने। हमारे क्वेश्चन टिपिकली ऑब्जेक्टिव टाइप के नहीं होते हैं। एक क्वेश्चन से कई सारे कंसेप्ट हम तैयार करते हैं, उस पर बात करेंगे। इसको मैं हिंदी में भी बोलता हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है कि कार में या साइकिल में बॉल बेयरिंग की यूज करते हैं। एक्सेल में देखा होगा ना आप लोगों ने, है ना, छोटी छोटी गोलियां लगी रहती हैं, है ना, बॉल बेयरिंग होती है। ऐसा क्यों होता है, क्यों यूज की जाती हैं वो, उनका क्या रोल होता है इसकी मूवमेंट में। कार और साइकिल की जो मूवमेंट वगैरह होती है, बाइकों में भी होती है। ऐसा क्यों होता है, जो है ना बीच में एक्सेल के पास आप देखेंगे, ऐसा क्यों होता है। तो इस पर कई सारे क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि पहला इसका रीजन है कि टू रिड्यूस फ्रिक्शन, है ना, घर्षण को कम करने के लिए। ठीक है, कौन सा फ्रिक्शन? रोटेशनल फ्रिक्शन। बच्चे, जब बॉडी सर्कुलर या रोटेशनल मोशन में होती है तो उसके अगेंस्ट जो फ्रिक्शन फोर्स काम करती है उसको रोटेशनल फ्रिक्शन कहते हैं। कार साइकिल ऐसे रिवॉल्व करते हैं ना, तो उसके अगेंस्ट में रोटेशनल फ्रिक्शन काम करती है। और ये फ्रिक्शन तब ज़्यादा होती है जब इसके रेडियल एक्सल का आपस में कांटेक्ट बहुत ज़्यादा होता है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा हो तो फ्रिक्शन उतना ज़्यादा काम करेगा। और आपको पता है जब फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, घर्षण ज़्यादा होता है, तो जो मूवमेंट होती है वो कम होती है। यही रीज़न है कि हम बस कीचड़ में बहुत जल्दी अच्छे से नहीं चल पाते हैं, है ना, या बहुत रेतीली जगह पे हम अच्छे से नहीं चल पाते, बिकॉज वहाँ फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वजह से बॉल बेयरिंग का यूज़ किया जाता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक्सल और रेडियल के बीच में कम हो जाए, जिसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स जो है वो रिड्यूस हो जाए। और फ्रिक्शन फोर्स थोड़ी रिड्यूस हो जाती है तो मोशन फ्लॉलेस हो जाता है। ये है इसका रीज़न, और पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलें तो बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन। देखो, इस पे कितने अनेक क्वेश्चन बनते हैं। बहुत से बच्चों को ये बड़ा समस्यादायक लगता है, तो क्वेश्चन नहीं कंसेप्ट ही खत्म कर देंगे। और इस पेज से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं बताता हूँ। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चे? पहले बता दें कि डिस्टेंस को अगर हम सामान्य भाषा में बोलें कि एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच में जितनी पूरी संभावित दूरी है उन सबका जोड़ अगर लगा दें तो उस दूरी को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। उस पूरे जो ट्रैवल किया गया है ना, मान लीजिए कोई ए था, कोई जगह ए है, वहाँ से बी तक कोई गया और पूरा यूं 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 घूमते हुए गया, तो इन सब का जो कंप्लीट मेजरमेंट है ए से बी पहुँचने का, वो क्या कहलाती है? दूरी। दो पॉइंट के बीच में पूरा ट्रैवल किया गया जो इलाका होता है उसे डिस्टेंस बोलेंगे। ठीक। अब विस्थापन क्या होता है? किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सबसे शॉर्टेस्ट रूट है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो क्या कहलाता है? विस्थापन। डेफिनेशन में जाने की जरूरत ही नहीं है, एग्जांपल बताता हूँ आपको। मान लीजिए ए, कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी है। यहाँ से कोई व्यक्ति पी, और अच्छा ए और बी के बीच में जो वास्तविक दूरी है वो करीब है 10 किलोमीटर। बच्चे, कितना है? 10 किलोमीटर। अब P जो था यहाँ से चलना शुरू होता है, P इस पॉइंट से चलना शुरू होता है, चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक गया, उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक आया, है ना, फिर दोबारा यहाँ से यहाँ तक B तक पहुँचा। ऐसे मतलब जो पैसेंजर था वो पहले A से B गया, फिर B से A आया, फिर दोबारा A से
बी तक गया। अब इस केस में बेटा डिस्प्लेसमेंट, पहले डिस्टेंस निकालते हैं क्या होगा। इसकी दूरी ए और बी के बीच में दूरी जो है 10 किलोमीटर की है, तो पैसेंजर ने पहले ए से बी दूरी तय की 10 किलोमीटर, फिर बी से ए दूरी तय की, ये भी 10 किलोमीटर, फिर ए से बी दूरी तय की, फिर ये 10 किलोमीटर। तो दूरी कितनी तय की पैसेंजर ने? 30 किलोमीटर। कितनी तय की? 30 किलोमीटर। कितनी तय की? 30 किलोमीटर। अब हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। अगर डिस्प्लेसमेंट अगर हम निकालते हैं तो ए से बी, मतलब पैसेंजर पहले ए से बी गया, फिर बी से ए आया, फिर ए से बी गया, तो फाइनल जो गैप था वो कितना दूर का था? ए से बी का 10 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 10 किलोमीटर ओनली। ये है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें कई चीज़ें आप समझ सकते हैं। डिस्टेंस दो पॉइंटों की जो जल्दी कभी जीरो या नेगेटिव नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। मैं यहाँ से यहाँ चला और फिर यहीं आ गया, तो डिस्टेंस मैंने कितना किया? x और x, 2x, जबकि डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या हो गया? x और -x, 0। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिफरेंस है वो कहलाता है बच्चे डिस्प्लेसमेंट, और टोटल डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन द 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, आई होप आप लोग बिल्कुल इसको समझ गए होंगे। और देखिए ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ये भी डिफरेंस कर लो, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी काम करती है, इसीलिए तो नेगेटिव भी हो सकता है। डिस्टेंस भी 0 हो सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता, जबकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, बिकॉज ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलें। डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे। इसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी को गतिज ऊर्जा, और पोटेंशियल एनर्जी को बोलेंगे स्थित या स्थिर ऊर्जा ना। क्या है ये? काइनेटिक का मतलब ही होता है कोई ऐसी चीज जिसमें मूवमेंट हो रही है, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी मतलब वो बॉडी जो मोशन में है, उसके अंदर जो एनर्जी पोजेस्ड है, उस एनर्जी को क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी। कोई बॉडी जब मोशन में है तो उस मोशन की वजह से उसके अंदर एनर्जी है ना, उस एनर्जी को हम बोलते हैं गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी, विच इज डिस्क्राइब्ड बाय हाफ mv²। m उस शरीर का द्रव्यमान मास, और v उसकी वेलोसिटी, जिस स्पीड से वो बॉडी चल रही है। जैसे मैं यहाँ से यहाँ चल रहा हूँ तो भी मेरे अंदर काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, क्योंकि मेरी बॉडी मोशन में थी। अगर मेरे अंदर मोशन नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। इस टाइम पे मेरे अंदर काइनेटिक एनर्जी 0 है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। या आप लोग जब हम केमिस्ट्री में भी इसको देखते हैं, ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स और गैस के मॉलिक्यूल्स और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में इतना डिफरेंस क्यों होता है? बिकॉज काइनेटिक एनर्जी होती है। गैस के मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, मूवमेंट ज़्यादा होती है। अब इसी के बाद पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थिर ऊर्जा या स्थिति ऊर्जा। ये क्या होती है? ये मतलब किसी बॉडी में, कोई बॉडी जो अपनी पोजीशन की वजह से उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। मतलब बॉडी मोशन में नहीं होती है, गति में नहीं होती है, लेकिन ऐसी पोजीशन में, पोजीशन के अनुरूप उसके अंदर ऊर्जा होती है, और इसको हम डिनोट करते हैं mgh, है ना। h क्या है? हाइट। मतलब ये पेन है, ये पेन देखो अभी स्टेबल है, लेकिन इसमें एनर्जी है, तभी तो छोड़ूंगा तो सट से ये मूवमेंट करेगा। और इस पेन को मैं बिल्कुल नीचे ज़मीन पे रख दूं तो इसमें h क्या हो गया? 0। तो एनर्जी क्या होगी इसमें? 0। ठीक है, कोई भी बॉडी तब क्यों मूव करती है? ताकि उसकी जो एनर्जी है वो खत्म हो जाए और वो रेस्ट में आके स्टेबिलिटी गेन कर ले। जब तक एनर्जी रहती किसी चीज़ में, अनस्टेबिलिटी रहती है, ये कभी भी गिर सकता है, बिकॉज इसमें पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट कैसा लग रहा है? कमेंट जरूर करिएगा। केवीएस के आपके जो भी फ्रेंड लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक ये लेक्चर जरूर पहुंचाना है। आप लोग को मैकेनिक्स का की टेंशन ही नहीं लेनी। मैकेनिक बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है और बहुत ही ईजीएस्ट पोर्शन है फिजिक्स का। बाकी हीट वगैरह के जो टॉपिक है, बल्कि आप वो ज़्यादा कठिन और वहाँ से टेढ़े क्वेश्चन बन सकते हैं। खैर
KVSC क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, है ना, अभी तक नहीं जुड़े तो जुड़ सकते हैं। 7678668882 से पे व्हाट्सअप करिए बात करके, या टेलीग्राम जो चैनल है उसमें बिल्कुल उसमें सर्च करके जुड़ जाइए। उसमें नंबर ऑफ क्विजेज वगैरह, PDF वगैरह इसके लेक्चर्स की आती रहती हैं, वो बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं उसको आप। अब देखिए ये क्वेश्चन है, एनर्जी ऑफ ए विंड, है ना, जो हवा है, हवा के अंदर कौन सी ऊर्जा, जो हवा बह रही है, काइनेटिक ऊर्जा है या पोटेंशियल ऊर्जा है या पोटेंशियल एनर्जी है, अभी समझाया ना। विंड के अंदर काइनेटिक एनर्जी, क्यों? मूवमेंट हो रही है, हर वो चीज़ जिसमें मूवमेंट हो रही है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी बच्चे। ये सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सिंपल मशीन, ये टॉपिक भी आपका, सिंपल मशीन को क्यों यूज़ किया जाता है? सिंपल मशीन, ठेला, है ना, खोमचा, काट, कुछ भी यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं? सिंपल होता है, इसमें बिल्कुल बहुत नॉर्मल फिजिक्स लगती है। ये क्यों? इससे सेम अमाउंट ऑफ वर्क हम कम बल में कर सकते हैं। आप एक अटैची उठाइए, ऐसे सीधे करके आपको मेहनत लगेगी। आप अटैची किसी लीवर पे उठाइए, आप आसानी से लेके चल पड़ेंगे उसको, है ना। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज लेसर फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो सिंपल मशीन का यूज़ हम इसीलिए करते हैं बिकॉज इट रिक्वायर्स लेसर फोर्स फॉर द सेम वर्क, है ना। ये सिंपल मशीन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊँगा, बहुत अच्छा टॉपिक है, इसके एग्जांपल भी लेके आऊँगा। लॉ ऑफ इनर्शिया के ऊपर क्वेश्चन आता है, जड़त्व का नियम क्या है बच्चे? पहली बात तो ये न्यूटन का पहला लॉ है, ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ यही है कि किसी भी बॉडी में तब तक स्टेट उसकी चेंज नहीं होती है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। अगर ये पेन रुका हुआ है तो जब तक इसमें मैं अलग से फोर्स नहीं लगाऊंगा इसमें मूवमेंट नहीं आएगी। अगर ये पेन चल रहा है तो जब तक इस पर मैं एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊंगा ये अपने से रुकेगा नहीं। मतलब क्रिकेटर ने बॉल आई, बॉल को प्ले किया, कुछ देर बाद जाके बॉल रुक गई अपने आप। क्यों? उस पर नीचे से फ्रिक्शन की फोर्स लग रही थी तभी रुकी वो। अगर नीचे बिल्कुल फ्रिक्शन नहीं होती ना, वो बॉल कंटिन्यूसली चलती जाती जब तक कि उस पर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई ना हो। और इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। बस में आप बैठे हुए हो, बस चल रही है, आप बैठे हुए हो, आपकी बॉडी ना कंटिन्यूस मोशन में है ना, कंटिन्यूस मोशन में है। और जैसे ही ब्रेक लगाएगा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुई तो जो लॉ ऑफ इनर्शिया वहाँ एक्ट करता है कि बॉडी ना उसी मोशन में कंटिन्यू होना चाहती थी, लेकिन जैसी फोर्स हुई उसे रुकना पड़ा और हम भट्ट से चोट खाते हैं इसी वजह से। तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है? लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम, यही कहता है कि किसी भी बॉडी की स्वरूप या स्टेट में, अवस्था में बदलाव तब तक नहीं आ सकता जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। अगर वो स्थिर है तो उसमें गति तब तक नहीं आएगी जब तक कोई बल ना लगाए, या अगर वो ऑलरेडी गति में है, मोशन में है, तो तब तक नहीं रुकेगी जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे। डन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन आइस? बताओ, बर्फ पे चलना क्यों मुश्किल है? कीचड़ में चलना क्यों मुश्किल है? ये क्यों ऐसा? मतलब चिकने फर्श पे हम चलाएंगे तो फिसल जाएंगे, है ना, ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ चिकनी जगह पे, जैसे आइस वाली जगह पे, बिकॉज ऑफ लो या लेस फ्रिक्शनल फोर्स, लेस फ्रिक्शनल फोर्स। ये जो घर्षण बल है, घर्षण बल कम होता है, इस वजह से इस पे चलना मुश्किल है। कीचड़ में, रेत में फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होती है, इसलिए चलना मुश्किल है। ठीक है जी। जब तक फ्रिक्शनल फोर्स कम नहीं होगी, है ना, और नॉर्मल फोर्स ज़्यादा नहीं होगी तो मोशन नहीं हो पाएगा। ठीक, नेक्स्ट को बस इतने क्वेश्चन थे। कैसे लगे बताइएगा। मैकेनिक्स का एक तरह से पहला लेक्चर था, बस आपको ब्रशअप करना था पहले। इंटेंस क्वेश्चंस लेके आएंगे, इसके जो लॉ ऑफ इक्वेशंस है वो कर लेंगे। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। इनको ग्राफ से भी कर लेंगे, चिंता वाली कोई भी बात नहीं है। बस चीज़ों को पढ़ते रहिए, समय है और समय का सदुपयोग करना है। थैंक यू, बाय बाय।